नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो रहा होगा, तब 5 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर वो हड़ताल पर जा रहे हैं। कर्मचारियों की इन मांगों को समझने से पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करूंगा। 10 परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ का यह कार्यक्रम है। 7,600 करोड़ के लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर अनेक केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मंच में मौजूद रहेंगे। स्क्रीन में आपको ये कार्ड नजर आ रहा होगा जिसमें कार्यक्रम का विवरण दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम है, यहाँ से उम्मीद होगी कि आरोपों की बौछार कम होगी। ये कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी तैयारी की है। 1 लाख से ज़्यादा कार्ड बांटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गली गली में जाकर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोगों को न्योता दे रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं। ऐसी अनेक तस्वीरें हमारे सामने पूरे छत्तीसगढ़ से आई है। भाजपा के नेता गांव गली भी जा रहे हैं और महंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जा रहे हैं। दुर्ग की तस्वीर है इंदिरा मार्केट की, जहां राज्यसभा की सांसद सरोज पांडे किसी दुकानदार को आमंत्रित करते नजर आ रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुर्ग के इंदिरा मार्केट की ये वीडियो है, जहाँ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुकानदार को आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह अपनी कुर्सी से खड़ा भी नहीं हो रहा है। सरोज पांडे दुर्ग की 10 साल महापौर रही हैं। ऐसी अनेक तस्वीरों से हमें समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा में कितना गहरा असर पड़ने वाला है। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर वीके सिंह जैसे तमाम केंद्रीय मंत्री रहेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इसके लिए भव्य तैयारी की गई है। इस कार्यक्रम के एक दिन पहले सीएम भूपेश बघेल के कैबिनेट की एक अहम बैठक होती है, जिसमें राज्य के कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाने की घोषणा होती है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले होते हैं। कर्मचारियों को लेकर लिए गए इस सीमित निर्णय के बावजूद 5 लाख कर्मचारी छत्तीसगढ़ के 7 जुलाई को एक साथ हड़ताल पर रहेंगे। जाहिर तौर पर इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा पर पड़ेगा। जब 5 लाख कर्मचारी एक साथ सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, तब हमें वहां समझना होगा कि आखिर क्या कारण है कि संयुक्त रूप से एक साथ सभी संगठन हड़ताल पर जा रहे हैं। कर्मचारियों की मांगों की सूची जिसे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें बिंदु क्रमांक 4 पर यदि आप गौर करें तो इसमें साफ तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र का उल्लेख किया गया है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें बिंदु क्रमांक 11 जिस पर आप गौर करें, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि समस्त तृतीय चतुर्वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं 4 स्तरीय उच्च वेतनमान लागू किया जाएगा। साथ ही आगे लिखा है इसमें अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। शिक्षा कर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का यही घोषणा पत्र का बिंदु क्रमांक 11 इस वक्त राजनीतिक लिहाज से गले की फांस बना हुआ है कांग्रेस के लिए। अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी के कर्मचारी भी 3 अप्रैल से ही हड़ताल में हैं। यदि मैं इनकी संख्या की बात करूं तो मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों की संख्या 56,000 है, जबकि 43,000 संविदा कर्मी हैं, 51,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इसके अलावा अन्य जॉब दर, तदर्थ, अंशकालीन मानदेय, ठेका, कार्यभारित एवं प्लेसमेंट, जो कि शासन के अलग अलग 54 विभागों में कार्यरत हैं। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या भी करीब 50,000 है। विद्युत ठेका कर्मचारियों की संख्या 35,000 है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की संख्या भी 1,03,000 है। रसोइयों की संख्या 80,000 बताई गई। स्कूल सफाई कर्मचारियों की संख्या भी 45,000 है। किसान मित्र 14,000। ये वो संख्या है जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की है। इसे लेकर सरकार पशुपेश में है और जब चुनाव सर पर हो तो कर्मचारियों का संयुक्त यूनियन साफ तौर पर घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए हड़ताल पर जाएगा, तो इसका राजनीतिक नफा नुकसान भी तौला जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो सरकारी, लेकिन जिस टाइमिंग में कार्यक्रम हो रहा है, जिस समय कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव का मौसम है। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले एक तरफ पूरे देश भर में
में मोदी सरकार के कार्यों का बखान किया जा रहा है। इसलिए इस मंच से उम्मीद तो कम ही है कि बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन जो भी कटाक्ष होंगे उस पर हमारी बारीक निगाह बनी रहेगी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के एक दिन पहले सीएम भूपेश बघेल की फेसबुक वॉल से एक मीम जारी किया गया, जिसमें हिंदी फिल्म मोहब्बतें की तर्ज पर शाहरुख खान के रूप में राहुल गांधी को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री को अमिताभ बच्चन की तरह दिखाया गया है। बाकायदा इसमें कुछ राजनीतिक डायलॉग भी हैं। दरअसल ये नए दौर की कोशिशें हैं कि किस तरह से जनता के सामने ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखा जाए। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के 3 दिन पहले कांग्रेस ने घोटालों की एक लिस्ट जारी की। 34 बिंदुओं पर इन्होंने पूर्ववर्ती रमन सरकार को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाया गया कि 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। इस पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने मुजरा करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि मर्दानगी साबित करे। तमाम ऐसे बिंदु जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि राजनीति में सुचिता और भाषा शैली कितनी मायने रखती है। घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करती, वो जांच करवाती। भूपेश बघेल जी में, माननीय मुख्यमंत्री में यह हिम्मत है, नैतिकता है, तो वो जांच करवाएं या मुजरा करना छोड़ें, मर्दानगी की बात करें। 10 साल तक ताली बजा रहे थे, उसको बंद करें। भाजपा कांग्रेस के इन आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी के वकील की बात पर भी हमें गौर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले के बारे में ईडी के वकील ने पत्रकारों को बताया कि हमने 16,000 पन्नों की जो चार्जशीट, जो अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें अभी भी कुछ गिरफ्तारियां संभावित है। लगभग 16,000 पन्नों का हमारा अभियोजन परिवाद और उसके साथ जिन डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई कर रहे हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम यह परिलक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके अपनी संपत्ति को निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वो सारी बातें जो है वो जो 16,000 के आसपास की डॉक्यूमेंट्स की जो हमारी लिस्ट है उसमें प्रस्तुत किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, जिसमें हमने गिरफ्तारी भी की थी। 5 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लों, इन 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की थी और अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया था। जैसे जैसे हमको और जानकारी मिलती जाएगी कि इसी लिकर स्कैम से रिलेटेड और भी लोग संलिप्त हैं या वर्तमान जो हमारे इन्वेस्टिगेशन था उसमें उनकी संलिप्तता दिख रही थी, लेकिन जिनके प्रति ज़्यादा संलिप्तता दिख रही थी उनको तो हमने अभी अरेस्ट करके उनके संदर्भ में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया है। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं जो अभी के इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी जो संलिप्तता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और आने वाले समय में अगर हम सेकंड प्रोसिक्यूशन फर्स्ट सप्लीमेंट्री पेश करते हैं तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की ओर से 60वें दिन ये अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अंतिम तारीख को नियमानुसार जो अभियोग पत्र प्रस्तुत करना था उसे प्रस्तुत करने के दौरान इसमें कुछ सफेद पोस्ट नेताओं का भी नाम है। इसमें किसका नाम है इसका हम जल्दी खुलासा करेंगे। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस हमेशा से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रही है और यह आरोप लगाती रही है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम साक्ष्य और प्रमाण के साथ जो तर्क दिए जा रहे हैं उसका असर धीरे धीरे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का माहौल और गर्म होगा, तब ऐसे समय में कुछ बड़े नेताओं का नाम यदि किसी घोटाले में आता है तो जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक नजरिया भी प्रस्तुत होता है। चुनाव से पहले ढेर सारी घोषणाएं होती है, वादे होते हैं। भूपेश कैबिनेट की जो 6 जुलाई को बैठक हुई उसमें उम्मीद थी कि दैनिक वेतन होगी, अनियमित और संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की कुछ बड़ी घोषणा होगी। फिलहाल ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन जो अहम फैसले लिए गए उसमें अंतिम बिंदु पर हमारा ध्यान गया, जिसमें लिखा हुआ है बीरनपुर की घटना में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। 8 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी और इस हत्या के 2 दिन के बाद 2 मुसलमानों की भी हत्या समीप के ही अन्य गांव में हुई थी। यानी कुल मिलाकर 3 लोगों की हत्या हुई थी। भूपेश कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार बीरनपुर हत्याकांड में मारे गए लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। बीरनपुर की घटना राजनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस घटना के 3 महीने बाद सरकारी नौकरी देने का
जो निर्णय लिया गया है, कैबिनेट की इस पर मुहर लगी है, दरअसल ये कोशिश है यह समझाने की कि सरकार जनता के साथ खड़ी है। इन सब कवायदों के बावजूद राजनीतिक दलों की कोशिश होती है कि वो जनता का खुद को ज्यादा हमदर्द बनाए। हमदर्द कौन है, किस मायने में जनता के लिए हितकारी है, इसे आपको समझना होगा। पहले से कहीं जागरूक हो चुकी जनता की आवाज बनकर राष्ट्रबोध आपके साथ हम कदम है। जन सरोकारों से जुड़े हुए इस जनमंच को आप सब्सक्राइब जरूर करें। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि राजनीति में अच्छे लोगों को हम जोड़े, ऐसे लोगों को प्रमोट करें जिनसे देश और समाज का भला हो सकता है। हम एक बार फिर कहेंगे, राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राष्ट्रहित में अपना भरपूर योगदान दें, हमारा सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।